हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम जो ग्रुप डी होने वाले हैं, इससे आपके एग्जाम में अल्टरनेटिव हम बोल सकते हैं, या जो भी आपके एग्जाम हो रहे थे उसमें आपको लगातार इससे एक नए क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे और आशा है इसके बाद आपके जो भी एग्जाम में अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएगा तो कभी नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और उसके बाद आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक बिंदु के निर्देशांक जो -1, 9 एवं 11 और 1 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तब क्या करना है, आपको क्या करना है, इस रेखाखंड के देखिए क्वेश्चन में आप जो बोल रहा है ना, उस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं। दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु दिए गए हैं कितना, हम इसको सपोज कर लेते हैं ए, इसका नाम दिया गया है -1 और 9। दूसरा बिंदु दिए गया है, इसको सपोज कर लेते हैं बी और इसका दिया गया है नाम कितना, 11 और 1। ये दोनों को जब अगर हम लोग मिलाते हैं तो एक रेखाखंड का निर्माण होता है और इस रेखाखंड को 3 और 1 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, 1 है। तब क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इसका नियामक निकालिए। तो फ्रेंड्स, नियामक जो निकाला जाता है ना, और नियामक लिखने का तरीका होता है ना, वो क्या होगा, तो वो आपका होता है सबसे पहले x अक्ष को लिखते हैं, उसके बाद y अक्ष को लिखते हैं, यानी सबसे पहले भुज उसके बाद कोटि को लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला है, आंतरिक विभाजन कर रहा है। आंतरिक विभाजन करेगा तो आंतरिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे यह भी बोल सकते हैं कि बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन के लिए भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन जो भी आपके एग्जाम जो रेलवे पूछा है वो हमेशा आंतरिक रूप से ही पूछा है, पर हम लोग बाह्य के लिए भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना, इसको सपोज कर लेते हैं m1 और इसको सपोज कर लेते हैं क्या, m2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 y1, और ये क्या हो जाएगा, x2 y2। फ्रेंड्स, जो अभी हम लोग फार्मूला तैयार करने वाले हैं ना, वो किसका तैयार करने वाले हैं, तो आंतरिक के लिए। यह होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन होता है m1 प्लस m2। उसके बाद क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ओके फ्रेंड्स, ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको 10 क्लास में देखे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बाह्य विभाजन करेगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइनस ऑनली हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, m1 x2 यानी m1 के जगह पर कितना है, 3 है, यानी क्या होगा 3, और x2 के जगह पर कितना है, तो 11 है, यानी 3 × 11 प्लस m2 x1, m2 के जगह पर 1 है तो 1 लिख लेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा x1 के जगह पर कितना है, -1, तो -1 को यहाँ लिख लेंगे, और बट्टा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, 3 और प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद इसके लिए वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 y2, m1 के जगह पर 3 हो जाएगा, और y2 के जगह पर कितना होगा फ्रेंड्स, तो y2 के जगह पर 1 होगा, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, और प्लस m2 के जगह पर हो जाएगा 1 और गुणने y1 के जगह पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बट्टा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 यानी 3 और प्लस हो जाएगा 1। ये आपका क्या हो जाएगा, इस बिंदु का नियामक निकलेगा, जो कि इसको हम लोग x अक्ष बोलेंगे और इसको y अक्ष, यानी ये कोटि होगा और ये भुज होगा। फ्रेंड्स, अब इसको हल करते हैं तो 11 से कितना हो जाएगा, 33 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 32, और बट्टा कितना हो जाएगा, 4। फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से देखे होंगे, ये 33 हो रहा है और ये -1, यानी 33 में से 1 घटाइएगा तो 32 हो जाएगा, और बट्टा 4 हो जाएगा। ये कितना होगा, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12, तो ये 12 और बट्टा कितना हो जाएगा, 4। इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में, यानी इसका जो नियामक निकलेगा फ्रेंड्स 8 और 3,
8 और 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें एक रेखा का समीकरण दिया गया है। फ्रेंड्स ये जो दिया गया है ना, ये लाइन का समीकरण दिया गया है। उसके बाद दो बिंदु, कितना बिंदु दिया गया है, एक दिया गया है 1 और 6, और दूसरा बिंदु का नाम क्या दिया गया है 6 और 1 को जब मिलाते हैं या जोड़ते हैं तो रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करें। अब देखिए फ्रेंड्स, दो बिंदु दिया गया है, पहला बिंदु का नाम क्या है 1 और 6, दूसरा बिंदु का नाम क्या है 6 और 1। अगर ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो एक रेखाखंड का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों बिंदु को अगर मिलाते हैं तो लाइन का निर्माण हो गया। और इस लाइन को जब हम लोग, अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लाइन का कुछ इक्वेशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, लाइन जो होता है ना, ये लाइन, इसका एक समीकरण होता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड, देखिए समीकरण जो होता है ना, लाइन का अलग अलग जैसे दो बिंदु दिया रहेगा तो उसके लिए क्या समीकरण होगा, या एक ढाल दिए रहेगा और एक बिंदु दिए रहेगा तो उसके लिए क्या लाइन का समीकरण होगा। तो ये बहुत अलग अलग प्रकार से लाइन का समीकरण होता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड रूप में लाइन के समीकरण को बात करते हैं। तो ये लाइन का जो समीकरण होता है ना, ये ax + by = c, ये लाइन का समीकरण होता है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में लाइन का समीकरण है। ओके फ्रेंड्स, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर y = mx + c, ये भी लाइन का ही समीकरण है, ये भी लाइन का ही समीकरण है, लेकिन अगर ढाल दे दिया रहे। ओके फ्रेंड्स, हमने क्या बोला, अगर ढाल दे दिया रहे और y इंटरसेक्ट दे दिया रहे, तब हम लोग क्या करेंगे, लाइन के समीकरण निकालने के लिए ये फार्मूला को यूज करेंगे। अगर एक बिंदु दे दिया रहे और ढाल दे दिए रहे, तब लाइन के समीकरण के लिए क्या फार्मूला होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है y - y1। ओके फ्रेंड्स, y - y1 = m × x - x1। अगर एक बिंदु दे दिया रहे और ढाल दे दिया रहे, ढाल को हम लोग क्या बोलेंगे m, ढाल को हम लोग बेसिकली m या tan थीटा से सूचित करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे m लिख रहे हैं तो इसको ढाल समझिएगा। और जो पॉइंट होता है ना, वो x1 y1 होता है। तो अगर एक बिंदु दे दिया रहे और एक ढाल दे दिया रहे और तब आपसे लाइन का समीकरण लिखने के लिए बोलेगा, तो इस फार्मूला को यूज करेंगे। अगर दो बिंदु दे दिए रहे और तब ढाल निकालने के लिए ढाल के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, जैसे ढाल को हम लोग n से सूचित करते हैं, और दो बिंदु, जैसे पहला बिंदु का नाम x1 है और दूसरा बिंदु का नाम x2 है, सॉरी x1 y1 है और दूसरा का नाम क्या है x2 y2। ये दो बिंदु दिए गए हैं और इसका हम ढाल निकालें तो फार्मूला होता है y1 - y2 अपॉन x1 - x2, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं y2 - y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में होगा x2 और माइनस में हो जाएगा x1। ये दो बिंदु के बीच ढाल निकालने के लिए फार्मूला होता है। तब यहाँ पे एक और लाइन के समीकरण हम बता रहे हैं, जब दो बिंदु दे दिया रहे, जब फ्रेंड्स दो बिंदु दे दिया रहे, तब हम लोग लाइन के समीकरण के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, तो होता है y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इनटू में क्या हो जाएगा x - x1। अगर दो बिंदु दे दिए रहे और तब आपसे क्वेश्चन बोले कि लाइन का समीकरण निकालिए, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। फ्रेंड्स, ये बात हम आपको इसलिए बताएं कि इस चैप्टर में हम लोग ये लाइन के बारे में भी हमको क्या करना है, क्वेश्चन बोला है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा है उस पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दो बिंदु दिए गए हैं, दोनों को मिलाएं तो एक लाइन का समीकरण बना। सपोज कर लेते हैं कि ये आपका क्या दिए गए है, एक लाइन दे दिए गए है और ये लाइन का समीकरण इक्वेशन में गिवन है। क्या दिया गया है, तो दिया गया है 4x और +y = में दिया गया है 13। ये दिया गया फ्रेंड्स। हम अभी आपको बताएं कि अगर दो बिंदु, हम इसका ना
ये जो लाइन है, इस लाइन का हम समीकरण तैयार करना चाहते हैं। इस लाइन का समीकरण हम क्यों तैयार करना चाहते हैं वो अभी हम देखेंगे। अगर इस बिंदु का नाम हम बोले ना, तो इस बिंदु का नाम क्या है, तो x और y, हम यही ना बोलेंगे। इस बिंदु का नाम क्या है, x और y। तो अगर ये लाइन का समीकरण मिल जाता है और ये लाइन का समीकरण दिया गया है, तो दो जब लाइन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण आप पढ़े होंगे, तो दो लाइन के रूप में यहाँ पे समीकरण दिया है, उससे हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे, तो x और y प्राप्त कर लेंगे। क्या प्राप्त कर लेंगे फ्रेंड्स, x और y प्राप्त कर लेंगे। तब आपसे क्वेश्चन बोला ना कि ये और ये यानी m1 और m2 के रेशियो, यानी ये जो लाइन दिया गया है, ये बिंदु, ये जो पॉइंट है किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी इसको आपका क्या करना है, रेशियो प्राप्त करना है। चलिए इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइन का समीकरण प्राप्त करने वाले हैं। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1, y माइनस y1 के जगह पर कितना दिया गया है, तो 6 दिए गए हैं, यहाँ फ्रेंड्स 6 लिख लेंगे। उसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 के जगह पर 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y1 के जगह पर क्या हो जाएगा 6, और बट्टा क्या होगा x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पर 6 दिए गए हैं, तो 6 और माइनस में क्या होगा 1, और यहाँ पे क्या होगा x माइनस x1 के जगह पर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए। तो देखिए ये -5 है और ये +5 है, हल करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, y माइनस 6 इज इक्वल टू -1 है, -1 से जब इसमें गुना करेंगे तो -1 और +1 हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। इसका नाम समीकरण क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, और इसका नाम समीकरण 2 कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये समीकरण से और ये समीकरण से x और y का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो हल करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। हम क्या करने वाले हैं ना, घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3x, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना होगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और y की बात करें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू मेरा 5 आने वाला है, जब समीकरण 1 या 2 कहीं भी रखिएगा तो। फ्रेंड्स इसका अगर ये पॉइंट मुझे मिल गया, कितना मिला है, तो ये पॉइंट का मेरा नाम है, ये पॉइंट का नाम कितना है, तो इसका नाम है 2 और 5। हमको ये रेखा है किस अनुपात में विभाजित होगा उसका वैल्यू बताना है। तो देखिए ये हम दो को ले लेते हैं, कितना को लेते हैं, 2 इज इक्वल टू, आपको हम बताए थे कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो होता है ना, ये x कोऑर्डिनेट होता है, यानी x का नियामक होता है। तो हम कंपैरिजन के साथ यहाँ पे बढ़ रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, उसके बाद होगा m1 x2 के जगह पर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। m1 x2 के जगह पर 6 होगा, और प्लस m2 के जगह पर 2 हो जाएगा। उसके बाद x1 तो x1 के जगह पर 1 हो जाएगा, और बटन में क्या होगा, m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2। इसको हल कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसके नीचे 1 चुप रहता है, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 6m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m1 प्लस 2m2। यानी यह क्या होगा, 6m में से अगर हम 2m घटाएंगे तो क्या होगा, 4m1 हो जाएगा। और 2m1 और ये 1m1 है, उधर जाएगा घट जाएगा तो सिर्फ m1 हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्या प्राप्त कर लेंगे, तो आप प्राप्त कर लेंगे m1 अपॉन m2, क्या हो जाएगा, 1:4। यानी इसको बोल सकते हैं ना कि 1:4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 1:4, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसलिए एक बार इसको फिर से समझिए। देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं, ये दोनों बिंदु से एक रेखा हो गया तैयार। उसके बाद ये जो लाइन दिए गया है ना, ये लाइन का समीकरण दिया गया है। तो ये लाइन का समीकरण यहाँ पे दिया गया था 4x प्लस y इज इक्वल टू 13। तो हमने क्या किया कि ये बिंदु और ये बिंदु, 2 बिंदु अगर दे दिया है और मुझे लाइन का समीकरण निकालना रहे, तो फॉर्मूला यूज करते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1
इससे हम लोग क्या कर लिए, लाइन का समीकरण तैयार कर लिए, और ये लाइन दोनों लाइन से मुझे x और y का वैल्यू प्राप्त हो गया। जब x और y का वैल्यू प्राप्त हो गया तो हम लोग फिर से सेक्शन यानी विभाजन सूत्र लगा लिए, और विभाजन सूत्र लगा के m1 और m2 का रेशियो प्राप्त कर लिए। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा, इसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है ना कि बिंदुओं -1 0 और 2 6 से जुड़े यानी मिला रहा है, दोनों बिंदु को मिला रहा है। अब दोनों बिंदु को मिलाएगा तो एक रेखा का निर्माण होगा। पहला बिंदु दिया गया -1 और 0, उसके बाद दिया गया है 2 6। ये दोनों बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद मेरा एक लाइन बन गया। उसके बाद बोला ये लाइन को किस रेशियो में विभाजित किया जा रहा है, तो ये लाइन को 2 और 1 मान लेते हैं कि ये 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तब क्वेश्चन बोला ना कि इस बिंदु का नियामक क्या होगा, इस बिंदु का नियामक क्या होगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। तो अब सूत्र न लिख के डायरेक्ट हम लोग वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्ग करेंगे। फार्मूला होता है m1x2 m1x2। तो m1 के जगह पर क्या होगा 2 और x2 के जगह पर क्या हो जाएगा, तो फिर से 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस m2x1। m2 के जगह पर क्या हो जाएगा 1 और गुणने x1 के जगह पर क्या होगा -1 अपॉन क्या होता है, तो m1 प्लस m2 यानी 2 और प्लस 1। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम लोग करते हैं y की बात, यानी क्या हो जाएगा m1 y2। तो m1 के जगह पर क्या होगा 2 और y2 के जगह पर क्या होगा 6, यानी 6 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, प्लस उसके बाद y1 m1 m2 y1। तो m2 के जगह पर क्या होगा 1 और गुणने कितना हो जाएगा 0 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। इसको फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो हल करते हैं। देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 और 4 है, और ये कितना है -1 है। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और बट्टा में हो जाएगा 3। ये कितना होगा 12 और प्लस 0 यानी सिर्फ 12 ही होगा, और बट्टा में कितना होगा 3। इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। यानी जो मेरा ये पॉइंट है, ये पॉइंट का नियामक कितना मिलेगा, तो ये पॉइंट का नियामक मिलेगा 1 और 4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस चीज को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अब हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे देखें, देखिए फ्रेंड्स हम लोग डायरेक्ट अब इसको हल करते हैं। फार्मूला क्या होता है m1x2। तो m1 के जगह पर 2, x2 के जगह पर 2, यानी 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट अब लिखने वाले हैं 4। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, टाइम आपको कम दिया रहता है। उसके बाद क्या होता है m1x2। m1 के जगह पर 1 और x2 के जगह पर कितना हो जाएगा m1। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और गुने कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या होगा -1 और बट्टा में क्या होगा m1 प्लस m2 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा m1 y2। तो m1 के जगह पर 2 और y2 के जगह पर 6 यानी 12 हो जाएगा, और प्लस m1 इसके बाद क्या हो जाएगा m2 y1। तो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 0 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और प्लस 1 यानी यहाँ इसको क्या लिखेंगे डायरेक्ट 3 लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो फिर से मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग हल करते हैं, डायरेक्ट हम लोग हल करेंगे। देखिए x1 y1 x2 y2 और ये क्या है m1 और m2 है। तो फार्मूला अभी हम लोग फार्मूला पर हैं। क्या फार्मूला पर हैं, सेक्शन फार्मूला के लिए यूज होगा। क्यों, क्योंकि पहला बिंदु का नाम दिया गया है 4, उसके बाद दिए गया है 5 7 और 11। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये लाइन को 2 और 1 के रेशियो में विभाजित किया जा रहा है।
2 और 1 के रेशियो में विभाजित किया जा रहा है, तो इस बिंदु का नियामक क्या होगा? तो करते हैं गुना। 2 को जब 7 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और बटा m1 प्लस m2 यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 को 11 से गुना करेंगे तो 22, और प्लस 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और बट्टा में क्या होता है m1 प्लस m2 यानी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको फ्रेंड्स अब क्या करने वाले हैं? हम लोग हल करने वाले हैं, तो हल कर लीजिए। ये क्या होगा? 14 और 4 18, 18 बटा 3 का मतलब कितना होता है? तो 6 होता है, तो इसको 6 लिख लेंगे। उसके बाद 22 और 5 27, 27 बटा 3 यानी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 6 और 9 नियामक में दिए गए हैं। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन 6 नंबर फिर से वैसा ही क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए ये आपको ग्रुप डी का ही क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया है, सिर्फ थर्ड में है। क्वेश्चन बोला कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या होंगे जो बिंदु -7 और 6, उसके बाद 5 1 5 और 0 सॉरी 5 0 है, ये दोनों को जब मिलाएंगे ना तो एक रेखा का निर्माण होगा, और ये रेखा को मिलाने के बाद आंतरिक रूप से क्या? आंतरिक रूप से 1 और 3 के अनुपात में क्या किया जा रहा है? विभाजित किया जा रहा है, तो इसका नियामक निकला है। तो फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 यानी 1 गुने 5 तो 5 हो जाएगा, m2 x1 यानी कितना होगा? 3 को -7 से गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस आपका 21 हो जाएगा। उसके बाद बट्टा में क्या होगा? m1 प्लस m2 यानी 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फॉर्मूला होता है m1 y2, तो 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस m2 y1 यानी 3 को 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 18 होगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4। इसको फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं? हल करने वाले हैं। तो देखिए ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -21 और +5 को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? -16, तो -16 बटा 4 -4 हो जाएगा। ये कितना है? 18 और बट्टा 4, इसको हल करेंगे तो 9 बटा 2 होगा, और 9 बटा 2 का मतलब कितना होता है? तो 4.5। क्या होगा? 4.5, यानी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका होने जा रहा है -4, और ये क्या होगा? 4.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही बोला कि उस बिंदु के नियामक या निर्देशांक क्या होगा जो बिंदुओं -3 7 और 9 -1 को आंतरिक रूप से विभाजन करता है। आंतरिक रूप से देखिए, आंतरिक में हम लोग प्लस लगाएंगे, और यही यहाँ पे बोल देता है बाह्य, तो हम लोग क्या लिखते हैं? m1 x2 माइनस बोलते हैं, बाह्य बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस। लेकिन आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है? तो 3 और 1 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है? -3 7, उसके बाद 9 1, ये दोनों बिंदु को मिलाते हैं, तो ये दोनों बिंदु को मिलाते एक रेखा का निर्माण हुआ, और इस रेखा को 3 और 1 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। 3 और 1 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है, तो इस बिंदु का नियामक क्या होगा? ये बिंदु का नियामक क्या होगा? तो इसमें फिर से सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र को यूज करेंगे। फार्मूला होता है m1 x2, तो m1 x2 गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, प्लस m2 x1 यानी क्या होगा? -3 होगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा? तो m1 प्लस m2 यानी यह हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं y नियामक के लिए। तो क्या होगा? m1 y2 यानी 3 हो जाएगा, और प्लस m2 y1 तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 4। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 27 में से 3 घटाइएगा, 27 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा, और 24 बटा 4, 24 बटा 4 का मतलब कितना हो जाएगा? तो 6 होगा। 24 बटा 4 का मतलब कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 और 4 10, सॉरी 7 और 3 कितना हो जाएगा? तो 10 होगा, और 10 बटा 4 कितना? 10 बटा 4 तो
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, -1 है। कितना है, -1 है, इसलिए आपका आंसर नहीं मिल रहा था। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, m1 x2 यानी 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 लिख लिए हैं। उसके बाद 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3 बटा m1 प्लस m2 यानी 3 और 1 4, ठीक है। उसके बाद m1 y2, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसको हल करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, और 4 बटा 4 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 और 1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। एक बिंदु किसी रेखाखंड को बिंदु 4 5 और -3 3 को जोड़ते हुए आंतरिक रूप से 2 और 3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो ध्यान से आप देख रहे होंगे, तो पहला बिंदु का नाम क्या है, तो पहला बिंदु का नाम है 4 और 5। दूसरा बिंदु का नाम है -3 3। ये दोनों बिंदु को मिलाते हैं, तो ये बिंदु को मिलाने के बाद लाइन का एक निर्माण हो गया, और ये लाइन को कितने अनुपात में विभाजित किया जा रहा है, तो 2 और 3 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। जब 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो एक बिंदु का निर्माण हो रहा है, और क्वेश्चन बोला ना कि यही बिंदु का क्या करिए, नियामक निकालिए। इसी बिंदु का क्या करिए, नियामक या निर्देशांक निकालिए। तो फार्मूला फिर से सेक्शन लगेगा, क्या हो जाएगा, m1 x2 यानी कितना होगा, -6 प्लस m2 x1, तो क्या होगा, 12 हो जाएगा, और बट्टा में क्या होगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद y कोऑर्डिनेट के लिए काम करते हैं, तो m1 y2 यानी 2 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, m2 y1, तो क्या होगा, 3 गुणे 5 15 हो जाएगा। 3 गुणे 5 क्या होगा, 15 होगा, और बट्टा में कितना होगा, m1 प्लस m2 यानी कितना होगा, 5 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना है, प्लस में 12 है, और ये माइनस में 6 है। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, +6 होगा, और +6 और बट्टा 5, +6 बट्टा 5 यानी 6 बट्टा 5 ही हम लिख देते हैं। और क्या हो जाएगा, उसके बाद 15 और 6 21, 15 6 21, और बट्टा कितना हो जाएगा, 5। यानी इसको आंसर के रूप में क्या दिया गया, देखिए दशमलव में नहीं तो रहा, एक बार आंसर की ओर नजर कर लीजिए। तो दिया गया है कितना, ऑप्शन आपको डी में दिया गया है 6 बट्टा 5 और 21 बट्टा 5। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ना कि बिंदुओं -5 5 और 7 -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 और 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो विभाजित करने के बाद क्या होता है, एक बिंदु का निर्माण होता है। अगर कोई लाइन है, ये लाइन को अगर हम किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो हम विभाजित कर रहे हैं 3 और 1 के अनुपात में। सपोज कर लेते हैं ये 3 है और ये 1 है। अगर हम ये लाइन को विभाजित करते हैं तो एक यहाँ पे क्या होता है, बिंदु का निर्माण होता है। और क्वेश्चन वालों ने यही हमेशा पूछ रहा है कि इस बिंदु का क्या होगा नियामक, इस बिंदु का नियामक क्या होगा। अब यहाँ पे दो बिंदु जो दिए गए हैं ना, पहले उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। पहला बिंदु का नाम क्या दिया गया है, -5 5 -5। देखिए फ्रेंड्स, -5 और 5 दिया गया है। उसके बाद दिया गया है कितना, तो उसके बाद दिया गया है 7 और -3। ओके फ्रेंड्स, अब इसका मुझे नियामक निकालना है, तो फिर से क्या करने वाले हैं, विभाजन सूत्र लगाने वाले हैं। तो फार्मूला होता है m1 x2 यानी क्या होगा, 2 को जब 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और प्लस m2 x1 -5 हो जाएगा। इसलिए -5 होगा क्योंकि 1 को जब -5 से गुणा करेंगे तो -5 होगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा, m1 + m2 यानी 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद फार्मूला होता है, अभी x कोऑर्डिनेट हो गया, x के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे y के लिए हम लोग लिखने वाले हैं, तो y के लिए फार्मूला होगा क्या, m1 y2, तो कितना हो जाएगा, m1 को y2 से गुणा करेंगे तो -9 हो जाएगा, और प्लस m2 y1 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, और बट्टा में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं ना कि 21 और ये -5 है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 यानी 16 बटा 4 का मतलब होता है 4।
ये क्या है -9 और ये प्लस कितना है 5 है। इसको हल करेंगे तो क्या होगा -4 और -4 और बट्टा 4 यानी क्या होगा -1। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 1 यानी इस बिंदु का निर्देशांक जो मेरा मिलेगा वो 1 और -4 जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीका से बताएंगे और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। ये रेलवे ही नहीं एसएससी का ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये एसएससी रेलवे या अदर जो भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं और मैथ की बात करें और कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ट्रायंगल का इक्वेशन निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को यहाँ पे बनाने से पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं ना कि जो भी फार्मूला यहाँ पे यूज होगा उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर एक ट्रायंगल दिया गया है यानी एक त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज का शीर्ष बिंदु A है जिसका निर्देशांक क्या कर देते हैं x1 y1 कर देते हैं और इसका नाम B और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x2 y2 और इसका नाम C कर देते हैं, इसका क्या हो जाएगा निर्देशांक x3 y3। ये त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज के 3 बिंदु के निर्देशांक भी आपको दिया गया है। तब क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इसका एरिया क्या होगा, यानी ये जो ट्रायंगल है ना ये ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला पर हम लोग क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं। जो बेसिक फार्मूला होता है ना ट्रायंगल ABC का जो एरिया का होता है ना फार्मूला का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या होता है 1/2। क्या होता है फ्रेंड्स 1/2। अगर ये वाला बात आपको याद नहीं होता है ना एक हम आपको कंसेप्ट बताते हैं, वो कंसेप्ट से ये फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है x1, उसके बाद यहाँ पे होता है, उसके बाद क्या होता है x2 और यहाँ पे आपको नियामक के रूप में होता है, उसके बाद क्या होता है x3। ओके फ्रेंड्स ये क्या होता है x3 और यहाँ पे क्या होता है तो यहाँ पे आपको नियामक के रूप में होता है। तो ये आपको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा तो इसके लिए एक हम कंसेप्ट देते हैं, इस कंसेप्ट से आप याद कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं, देखिए हम तो सबसे पहले x और x यानी जो भी x के बात बोले थे ना वो सब हम x के लिए लिख दिए हैं। अब बात करते हैं y के लिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे y1 यहाँ पे लिख देते हैं y2 और यहाँ पे लिख देते हैं y3। हम चलेंगे कहां से तो चलेंगे हम y2 से। कहां से चलेंगे तो चलेंगे y2 से। तो क्या हो जाएगा y2 और माइनस में हो जाएगा y3। फिर कहां चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1। तो यह हो जाएगा y3 माइनस y1। उसके बाद फिर हम अपना जगह पर पहुंच जाएंगे यानी y1 माइनस y2। ये फार्मूला होते हैं ट्रायंगल निकाल जो ट्रायंगल दिया गया है और ये ट्रायंगल के तीनों शीर्ष बिंदु का नियामक दिया रहेगा तो इसका एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला को यूज करते हैं। लेकिन अब इस फार्मूला को अगर यूज करके बनाइएगा तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, पर बेसिक बातें था इसको हमको बताना जरूरी था। और भी हम एक तरीका बताते हैं। देखिए जब आप इंटरमीडिएट को पढ़ रहे होंगे तो वहां पे अगर त्रिभुज दिया रहा होगा तो डिटर्मिनेंट के रूप में आप एक चैप्टर पढ़े हैं, उसमें आप ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला पढ़े थे तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये आपका क्या होता है तो ये आपका ट्रायंगल निकालने के लिए फार्मूला होता है जब आपको डिटर्मिनेंट यूज करते हैं तब। इससे भी आपका आंसर आएगा, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन हम इस तरीका को नहीं अपनाएंगे। एक अच्छा तरीका अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स आप इस मेथड को भी एक बार क्या कर लीजिएगा यूज कर लीजिएगा ताकि आप सेटिस्फेक्शन हो जाए। देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करने वाले हैं क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। क्वेश्चन आपको दिया क्या गया है तो देखिए फ्रेंड्स
यहाँ पे क्वेश्चन दिए गया है ना कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक दिया गया है कितना कितना, तो दिया गया है 1 2 -1 3 सॉरी -4 और -3, 4 और 1 के रूप में दिया गया है। यहाँ दिया गया है कितना, तो 1 2 दिया गया है, यहाँ कितना दिया गया है -4 -3 और यहाँ कितना दिया गया है, तो दिया गया है 4 और 1। तो इसका हमको ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिया गया है ना, इस ट्रायंगल के शीर्ष बिंदु का नियामक दिया गया है और मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले किसी एक पॉइंट को, जो तीनों पॉइंट दिया गया है, सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट को पकड़ेंगे। अब कोई भी पॉइंट, या तो ये पॉइंट ले लीजिए, या तो ये पॉइंट ले लीजिए, या तो ये पॉइंट ले लीजिए। हम कोई एक पॉइंट को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 2। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो अगला आप कोई भी लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 -3। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा। और जो आप पहले पॉइंट को पकड़े यानी लिए हुए हैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाने वाले हैं वो देखिए क्या होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद इसको गुना करिएगा, इसको इसके साथ गुना करिएगा, इसको इसके साथ गुना करिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, -3 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ रूल होता है माइनस का। क्या क्या रूल होता है, माइनस का। उसके बाद -4 को 2 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। -4 को 2 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस पहले से था इसलिए क्या हो जाएगा, हम +8 लिख देते हैं। उसके बाद प्लस, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को जब -4 से गुना करेगा तो -4 हो जाएगा और रूल माइनस होता है। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -12 होगा और यहाँ माइनस पहले से था इसलिए क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 लिख देते हैं और रूल माइनस का होता है। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। और इसी को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल यानी इस त्रिभुज का मुझे क्या हो जाएगा, एरिया प्राप्त होगा, क्षेत्रफल प्राप्त होगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 1/2 देखिए ये कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। और ये कितना हो जाएगा, 7 होगा। फ्रेंड्स ये 7 होगा तो 13 और 7 को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 20। और इसको जब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। यानी 10 इकाई मेरा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया प्राप्त होगा। फ्रेंड्स ये आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एक बार इसको फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट को पकड़ेंगे और उस पॉइंट को पकड़ने के बाद आगे हम पॉइंट लिखेंगे और जो पॉइंट को लिए हुए है ना पहले, उसको लास्ट में एक बार फिर से लिखेंगे और इस रूल को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका एरिया प्राप्त हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक तरीका और आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, इस क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका और हम बहुत अच्छा तरीका, इससे भी अच्छा मेथड आपको बताते हैं। यानी 4-5 मेथड आप इसको हल कर सकते हैं और चारों 5 मेथड से मेरा क्या हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप देख रहे हो ना कि पहला जो नियामक दिया गया है वो क्या दिया गया है, 1 और 2 दिए गए हैं। दूसरा नियामक क्या दिया गया है, -4 और -3। तीसरा नियामक दिया गया है, तीसरा नियामक मेरा दिया गया है 4 और 1 दिया गया है। तो यहां से हम क्या करते हैं, कोई एक नियामक जो है ना उसको हम दोनों को 0 बना लेते हैं। यानी हम नियामक लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले x उसके बाद y। यानी ये जो पहला पॉइंट, 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों पॉइंट में सबसे पहले ना एक पॉइंट को क्या कर लेते हैं, 0-0 बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 0-0 बना लेते हैं। तो आप किसी को भी 0-0 बना सकते हैं, या तो इसको 0 बना लीजिए, या तो इसको 0 बना लीजिए, या तो इसको 0 बना लीजिए। हम किसी को भी क्या करते हैं, 0 बना लेते हैं। तो चलिए 0 बना लेते हैं। हम इसी को 0 बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें -1 करना पड़ेगा और इसमें -2 करना पड़ेगा। यानी इसको जब हम 0 बनाएंगे तो +1 है तो -1 करना पड़ेगा, +2 है तो -2 करना पड़ेगा। तो इसका कहानी अब 0 हो गया। इसका कहानी क्या होगा, इसका कहानी अब 0 होगा। अब इसके लिए हम कब काम करेंगे, तो इसमें हम -1 कर रहे हैं तो -1 और -4 और -1 -5 हो जाएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा।
ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको हम हल करते हैं। तो इसमें माइनस जब 1 करिएगा ना तो 3 हो जाएगा, और इसमें जब -2 करिएगा ना तो -1 हो जाएगा। हम मेरा 2 पॉइंट यहाँ तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, अंदर को अंदर से गुना कर लेते हैं, अंदर वाले को अंदर वाले से गुना कर लेते हैं। तो अंदर वाले को अंदर से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। कितना होगा फ्रेंड्स, -15 होगा। और यहाँ रूल होता है माइनस का। अब बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करेंगे तो -5 और -1, -5 और -1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और +5 को यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे, और बट्टा में क्या कर देंगे, 2। बट्टा क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 करेंगे। अब इसको हल करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, -20 और बट्टा 2 यानी -10। और हमेशा आप याद रखिएगा ना कि एरिया क्या चीज, क्षेत्रफल और टाइम, क्षेत्रफल और टाइम कभी भी क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा, यानी नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे। जो एरिया होगा और टाइम होगा कभी भी फ्रेंड्स नेगेटिव को नहीं लेंगे, नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये भी तरीका से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि ए का नियामक दिए गए हैं 1 1 1 1 दिए गए हैं, और बी का नियामक दिया गया है -2 7, और सी का नियामक दिया गया है 3 -3। अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज में उस तीनों शीर्ष बिंदु को रखते हैं, पहला शीर्ष बिंदु का नाम क्या है, तो इसका नाम है 1 1। दूसरा शीर्ष बिंदु का नाम क्या है, तो इसका नाम है -2 और 7। तीसरा शीर्ष बिंदु का नाम क्या है, तो तीसरा शीर्ष बिंदु का नाम है 3 और -3। अब क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि AB की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, AB की दूरी निकालेंगे। तो AB की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि दूरी सूत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे 2 बिंदु दिया रहा होगा, पहला दिया गया है x1 और y1, पहला बिंदु दिया गया है, और दूसरा बिंदु क्या दिया गया है x2 y2। और इस दोनों को जब मिलाएंगे तो एक रेखा का निर्माण होगा। पहला रेखा देखिए, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु को मिलाएं तो एक रेखा यानी एक रेखा का यानी लाइन का निर्माण हो गया। और ये लाइन का जो डिस्टेंस होगा ना वो क्या होता है, तो इस लाइन की जो दूरी होता है ना, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। फ्रेंड्स जहां जहां क्वेश्चन आएगा वहां वहां हम फार्मूला को ड्राइव करते जाएंगे और आपको याद कराते जाएंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये होता है √over में। ये इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को इसमें अप्लाई करते हैं। हम ना क्या करने वाले हैं ना, देखिए इसको आप ऐसे बोल दीजिए, ये जो होता है ना वो x अक्ष के लिए होता है। तो आप ऐसे समझिए ना कि दोनों जो x अक्ष वाला होगा ना उसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस। ये पहला वाला x अक्ष ये है और दूसरा वाला में x अक्ष ये है, तो ये दोनों का डिफरेंट बोलेंगे ना तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 बोलेंगे या +3 बोलेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और प्लस में क्या हो जाएगा y अक्ष का अंतर, यानी क्या हो जाएगा दोनों का अंतर। तो कितना हो जाएगा, ये 6 होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, तो 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। और 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√5। कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 3√5। यानी इसका डिस्टेंस AB की दूरी कितना आ गया, 3√5। वैसे ही अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए वर्क करने वाले हैं। तो ये दोनों का डिफरेंट क्या होगा, -5 या 5 स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा 25। ये दोनों का डिफरेंट क्या हो जाएगा, प्लस आप क्या बोलिए 10 बोलिए या -10। तो कितना होगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125।
कितना होगा फ्रेंड्स 125, और 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5√5, यानी मेरे BC की दूरी भी आ गया, AB की दूरी भी आ गया। हम क्या करने वाले हैं ना कि AC की दूरी ज्ञात करते हैं। क्या क्या करते हैं, तो AC की दूरी, तो ये दोनों का डिफरेंट -2 या +2, -2 या +2 स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंट क्या होगा -4 या +4, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16, और 16 4 कितना होता है 20, और 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार यहाँ पे 20 लिख दीजिएगा, और 20 को लिखा जा सकता है 2√5। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स 2√5, यानी आप बोल सकते हैं AC या CA की जो दूरी होगा ना वो कितना होगा 2√5। अब सब कुछ आपको यहाँ पे मिल गया, तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो क्या होगा 1/AB, 1/AB, AB की जगह पर क्या लिखेंगे 3√5, कितना लिखेंगे 3√5, और प्लस 1/BC, तो 1/BC, BC के जगह पर क्या लिखने वाले हैं, तो 5√5, कितना लिखेंगे फ्रेंड्स 5√5, और प्लस 1/CA, तो 1/CA के जगह पर कितना लिखने वाले हैं, तो 2√5। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से एलसीएम कर लीजिए, या अब प्रत्येक टर्म में 1/√5 कॉमन कर लीजिए। तो हम डायरेक्ट एलसीएम कर लेते हैं। तो देखिए √5 सब में है तो √5 होगा, 3 5 2, का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना होगा 30 होगा। जब इससे इसमें भाग देंगे तो कितना होगा सिर्फ 10 हो जाएगा, प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा, और इससे इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, ये आपका 15 हो जाएगा। तो आप इसको हल कर लीजिए, 15 और 6 21, 15 और 6 21, और 21 और 10 कितना हो जाएगा 31, यानी इसको अंश में लिख सकते हैं 31। अंश में कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो अंश में लिख सकते हैं 31, और बट्टा में कितना हो जाएगा 30√5, 30√5। अगर आपका आंसर इतना नहीं दिया होगा तो हम प्रत्येक मतलब इसमें हम क्या करने वाले हैं √5 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमेशा आप याद रखिएगा ना कि हर में रूट नहीं रहता है, इसलिए √5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम उस अंश में भी √5 से गुणा करेंगे और हर में भी √5 से गुणा करेंगे, यानी क्या हो जाएगा डायरेक्ट आपका आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा 31√5, और बट्टा में कितना हो जाएगा 30, और √5 को √5 से गुणा करेंगे तो सिर्फ 5, और 5 को जब 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 31√5 बट्टा 150, यानी ऑप्शन नंबर ए पर ही आपको दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार आप पहले डिस्टेंस फार्मूला को अच्छे से जान लीजिएगा, एक बार डिस्टेंस फार्मूला को आप अच्छे से जान लीजिएगा तो ये इसका डिस्टेंस निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग डिस्टेंस यानी दूरी फार्मूला से ही इसका डिस्टेंस निकाले हैं, इसका भी निकाले हैं और इसका भी निकाले हैं, और आपको जो क्वेश्चन बोला था उसमें हम क्या किए हैं वैल्यू को पुट करके और नॉर्मली हम क्या करने वाले हैं हल करने वाले हैं, तो मेरा आंसर प्राप्त हो गया है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है ना कि शीर्षों यानी जो ज्यादा शीर्ष दिया गया है शीर्षों का नाम बोल 4 1 1 1 3 5 द्वारा निर्मित त्रिभुज होगा। कौन से त्रिभुज होगा? इस बिंदु को अगर हम यूज करते हैं तो इस बिंदु को यूज करने के बाद मेरा कौन सा त्रिभुज का निर्माण होगा? समद्विबाहु त्रिभुज परंतु समकोण। ऐसा होगा क्या? या ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ये तीनों बिंदु को हम लोग क्या करते हैं एक त्रिभुज में रख के। तो पहला बिंदु का नियामक क्या दिया गया है? तो दिया गया है 4 1। दूसरा बिंदु का नियामक क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है 1 1। तीसरा बिंदु का नियामक क्या दिया गया है? तो इसका नियामक दिया गया है 3 और 5। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये त्रिभुज कौन सा है? तो वैसे आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका तीनों भुजा अगर बराबर होता है तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर दो भुजा बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग समकोण समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ना भुजा को निकालते हैं।
यानी इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं और देखते हैं कि तीनों का डिस्टेंस बराबर है क्या। बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज होगा। अगर दो साइड का अगर डिस्टेंस बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और तीनों में से किसी का भी बराबर नहीं हुआ तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला ही हम लोग यूज करेंगे। तो हल कर लीजिए इसका और इसका अंतर, या ऐसे समझिए ना कि 4 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, यानी आप इसको बोल सकते हैं 3 AB की दूरी। वैसे ही अगर हम BC की दूरी निकालते हैं तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी √20 हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में। अगर आप यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर घटाना स्टार्ट करते हैं, ऐसे इधर से हल करना स्टार्ट करते हैं तो भी मेरा क्या होगा 20 ही होगा, क्योंकि 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 होगा, और -2 का स्क्वायर कितना होता है +4। 1 में से 5 घटाएंगे तो -4, और -4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16 ही होता है। इसलिए आप थोड़ा सा भी घबराएंगे नहीं। फार्मूला आप इसीलिए बताया है कि √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट भर में, या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर में। अब कैसे भी यूज करिएगा तो भी बात वही होगा। इसको लिखा जा सकता है कितना फ्रेंड्स, तो इसको लिखा जा सकता है, इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2√5। आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और प्लस 1 में से 5 घटाएंगे तो -4, और -4 का स्क्वायर होता है 16, यानी इसको हल करेंगे तो क्या होगा √ओवर आपका हो जाएगा 17। अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि AB है, BC है और AC है। तीनों जब साइड का जो दूरी निकाले ना वो तीनों डिफरेंट है, यानी तीनों क्या है अलग है। ये दूरी और ये दूरी, तीनों दूरी अलग है, यानी इसका हम नाम क्या देने वाले हैं फ्रेंड्स, तो इसका नाम देने वाले हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। 2 भुजा बराबर होता समद्विबाहु, तीनों भुजा बराबर होता समबाहु। एक त्रिभुज में एक अगर 90 होता तो समकोण बोलते हैं, ऐसे होता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल के रहा है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना है फ्रेंड्स? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक इजी तरीका आपको हम बताए, देखिए 4 तरीका आपको बताए हैं, चारों में से किसी को भी यूज करिएगा ना तो त्रिभुज का फॉर्मूला निकल ही जाएगा। देखिए बहुत ऐसा चांस बनता है ना कि अगर कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन पूछेगा तो 2 क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध है रेलवे के लिए, एक तो सेक्शन फार्मूला और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने वाले के लिए फार्मूला। ये दोनों आपको बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब प्रीवियस ईयर को जब आप उठा के देखिएगा ना तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से और सेक्शन फार्मूला से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, और एसएससी में भी सीजीएल तक क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो इसको आप किसी भी तरीके से हल करिएगा तो आंसर प्राप्त होगा। चलिए हम करते क्या है ना कि 3 जो बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु में एक बिंदु को 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक बिंदु को 0 कर देते हैं। तो अगर हम इसको 0 करेंगे तो इसमें हमको +3 करना पड़ेगा, अगर इसको 0 करेंगे तो हमको +1 करना पड़ेगा, यानी ये पॉइंट, ये बिंदु 0 हो जाएगा। +3 और -3 0 हो जाएगा, +1 -1 0 हो जाएगा, यानी इसका कहानी खत्म। और इसमें जो हम लोग वर्ग किए हैं, इसमें जो काम किए हैं इसमें भी काम करेंगे। तो देखिए 2 है, यानी x अक्ष वाला है, हम x अक्ष में कितना जोड़े हैं 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। ओके फ्रेंड्स, हम इसमें यानी y अक्ष में कितना जोड़े हैं, 1 जोड़े हैं, तो जब 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ भी 5, यानी मेरा एक बिंदु यहाँ तैयार होता है। वैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी काम करेंगे। तो इसमें यानी x अक्ष में कितना जोड़े हैं 3, तो 5 और 3 होता है 8, 5 और 3 कितना होता है 8। उसके बाद y अक्ष के लिए हम कितना जोड़े हैं, तो y अक्ष के लिए 1 जोड़े हैं, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। हम जरूरी नहीं है कि इसी बिंदु को 0 करेंगे, इसमें भी 0 कर सकते हैं -5 और -3 करके, या इसको भी हम लोग 0 कर सकते हैं, किसी को भी 0 कर सकते हैं।
अब यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। तो हल करने का तरीका बताए थे आपको कि आइनर वाले को आइनर के साथ यानी अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना करेंगे तो 8 पचे का 40, यानी यहाँ पे 40 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, रूल माइनस को होता है। रूल किसका होता है फ्रेंड्स, माइनस को होता है। अब बाहर वाले को बाहर से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 को जब 4 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 20। कितना होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 20। और बट्टा हमेशा 2 करेंगे, बट्टा हमेशा 2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये उसी फॉर्मूला से आया है 1/2। उसके बाद यहाँ पैसे लिखते थे ना, तो 1/2 बट्टा में रहता था ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बट्टा 2 से भाग देंगे। अगर हम 40 में से 20 को घटाएंगे तो 20 आएगा, और 20/2 मतलब कितना हो जाएगा, 10। 20/2 का मतलब कितना होगा, 10 यूनिट आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या आप कोई भी एक बिंदु को पकड़िए, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 2 दिया गया है, यहाँ पे 4 दिया गया है, उसके बाद यहाँ दिया गया है -3 और -1, या यहाँ पे कितना दिया गया है, 5 और 3। हम पहला के लिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, 2 4, तो एक बार इसको हम क्या कर देंगे, दोहरा देंगे। एक बार क्या करेंगे, इसको दोहरा देंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रूल क्या होता है, तो रूल होता है यहाँ पे हल करने का 1/2। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -2, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, -12। क्या हो जाएगा, -2, और रूल माइनस का होता है, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -12, यानी ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 12, और प्लस इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -9, तो यहाँ -9 लिख देंगे, और माइनस इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5, और यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद प्लस इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और माइनस इसको इसके साथ गुना करेंगे फ्रेंड्स तो 6 हो जाएगा। बस इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो मेरा आंसर 10 ही प्राप्त होगा। कैसे हल कर लेते हैं, देखिए यहाँ से ये 10 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -4, यानी इसको जब हम लोग हल करेंगे ना तो ये 10 है और -4 है, यानी 6 हो जाएगा। कितना होगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा। और 20 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 14, और 14 6 फिर से 20 होगा, यानी 1/2 और गुने यहाँ पे 20। इसको हम लोग हल करेंगे तो फिर से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10 ही यूनिट होगा। फ्रेंड्स, आप किसी को भी यूज कर लीजिए, बहुत स्मूथ में आप बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा हो या अगर आपको ऐसा लगे कि मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, कुछ हेल्पफुल आपके लिए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त को भी क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ताकि वो भी आपके लिए आपके वजह से लाभान्वित हो सके। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, समीकरण 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0 द्वारा किस प्रकार की रेखाओं को निरूपित किया जाएगा। अब आप देखिए, बेसिक वे में बनाइएगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीका से लगा सकते हैं, बहुत देर लगा सकते हैं। जब आप ग्राफीय विधि से बनाइएगा ना तो इस क्वेश्चन को बनाने में आप ज्यादा समय ले लीजिएगा। लेकिन हम आपके लिए एक तरीका बताते हैं। क्या तरीका बताते हैं, देखिए पहला लाइन का जो समीकरण दिया गया है ना, उसका क्या नाम दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है 6x - 3y + 10 = 0। और दूसरा लाइन का समीकरण क्या दिया गया है, तो दूसरा लाइन का समीकरण दिया गया है 2x - y + 9 = 0। ये दूसरा लाइन का समीकरण दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बोलते हैं ना कि पहला लाइन का समीकरण, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म शुरुआत में ही बताए हैं कि लाइन का जो समीकरण होता है ना, उसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, तो ax + by = c। ये स्टैंडर्ड रूप होता है लाइन यानी रेखा के समीकरण का। तो मान लेते हैं कि दो लाइन है, तो पहला लाइन के लिए समीकरण को हम लोग किस रूप में डिनोट करेंगे, a1x + b1y = c1। मान लेते हैं कि पहला लाइन के लिए समीकरण ऐसे है। और दूसरा लाइन की समीकरण की बात करें ना, तो दूसरा लाइन के लिए क्या हो जाएगा, a2x + b2y = c2। ये दूसरा लाइन के लिए समीकरण है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बोलते हैं ना कि एक लाइन दिया रहा हो, एक लाइन दिया है, जैसे मान लेते हैं ना कि यही लाइन दिया गया है और इसका मुझे स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए तरीका, स्लोप को हम लोग किससे डिनोटेट करेंगे, m से डिनोटेट करेंगे या tan थीटा से डिनोटेट करते हैं। m से डिनोटेट करेंगे फ्रेंड्स, सॉरी m से डिनोटेट करेंगे या tan थीटा से डिनोटेट करेंगे।
तो यहाँ पे m बराबर, यहाँ पे इस लाइन का ढाल निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस ए बट्टा बी। क्या होता है फ्रेंड्स? माइनस ए बट्टा बी। क्यों होता है? क्योंकि अभी हम आपको बताए थे इसके पहले कि अगर कोई लाइन दिया रहे ax प्लस by बराबर c, हम बोलते हैं ना कि by बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस ax प्लस c लिखा जा सकता है क्या? तो आप बोलेगा बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ से क्या करेंगे ना कि y इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस a और बट्टा b हो जाएगा इंटू एक्स प्लस c बट्टा क्या हो जाएगा? b। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? c बट्टा b। अगर हम इसको इसके साथ कंपैरिजन करते हैं, y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c से कंपैरिजन करते हैं, इससे कंपैरिजन फ्रेंड्स क्यों करिएगा? इसलिए करिएगा कि ये भी लाइन का ही समीकरण है, और ये लाइन का जो समीकरण है ना, इसमें y इंटरसेक्ट दिया रहता है जिसको हम c बोलते हैं, और ये m जो होता है ना ढाल यानी स्लोप होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। ये x का कोफिशिएंट कितना है? m है, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? तो माइनस a बट्टा b है, इसलिए क्या हो जाएगा? ढाल इज इक्वल टू माइनस a बट्टा b होगा। फ्रेंड इसीलिए हम बोले थे कि कोई लाइन दिया रहेगा और उस लाइन का अगर हमको स्लोप निकालना रहेगा तो x का जो कोफिशिएंट, देखिए x का कोफिशिएंट ये होता है यानी माइनस a, और y का कोफिशिएंट कितना होता है? तो y का कोफिशिएंट b, y का कोफिशिएंट कितना होता है? तो b होता है, और x का कोफिशिएंट कितना होता है? a होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस a बटा b से क्या कर देंगे? कोई भी लाइन का स्लोप निकाल देंगे। अब यहाँ पे बात यह बनता है कि हम कब समझेंगे कि ये लाइन जो दिया है ना, ये या तो समानांतर होगा, या तो परपेंडिकुलर होगा, या और भी हो सकता है केसेस, या तो समपाती होगा। तो देखिए जब दो लाइन, ये पहला लाइन है दूसरा लाइन, अगर हम पहला का ढाल m1 बोलते हैं और ये m1 का यानी m1 बोल देते हैं, इसका अगर ढाल निकालते हैं और फिर इसका अगर ढाल निकालते हैं यानी m2 बोल देते हैं, अगर दोनों का ढाल बराबर होगा ना तो ये जो लाइन दोनों है ना वो एक दूसरे के समानांतर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? पहला लाइन का ढाल निकालते हैं, दूसरा लाइन का ढाल निकालते हैं, और दोनों लाइन के अगर ढाल बराबर होता है ना तो वो एक दूसरे के समानांतर होगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं, देखिए 11th अगर पढ़ के आए होंगे ना तो वहां पे आपके सर लोग पढ़ाए होंगे कि tan थीटा बराबर, यानी tan थीटा को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ढाल ही बोलते हैं। m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 m2 क्या है? तो m1 जो होता है वो पहला लाइन का ढाल होता है, और m2 क्या होता है? तो m2 जो होता है ना वो दूसरे लाइन का ढाल होता है। और वहां से यानी देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से ऐसे पढ़े tan थीटा बराबर क्या होता है? m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर हम बोलते हैं ना कि एक दूसरे के समानांतर है तो समानांतर होगा तो थीटा की जगह पर कितना होगा? या तो 0 होगा या तो 180 होगा। यही ना फ्रेंड्स आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी इसको यूज करते हैं। या अगर समानांतर होगा तो थीटा की जगह पर या तो 0 या तो 180 लेंगे। अगर एक दूसरे के लंब होगा तो हम थीटा के जगह पर कितना लेंगे? तो 90 लेंगे। अगर हम यहाँ पे थीटा के जगह पर ना यहाँ पे 0 रख के हल करेंगे ना तो यहाँ से मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा? m1 बराबर m2 प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि पहला लाइन और दूसरा लाइन का ढाल निकाल के देख लीजिए, अगर बराबर होता है तो वो एक दूसरे के समानांतर होगा। जब थीटा रखे यहाँ पे 0 तो मेरा केस ये बना। अगर थीटा के जगह पर क्या करते हैं? 90 रख लेते हैं ना, तो क्या होता है? 90 रखेंगे तो m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 के जगह पर क्या हो जाएगा? इसको गुणा करेंगे ना तो -1 होगा। तो ये परपेंडिकुलर यानी लंब का केस, अगर दोनों ढाल का गुणनफल -1 आता है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंब है, और दोनों ढाल अगर एक का बराबर होता है तो हम क्या बोलेंगे कि एक दूसरे के समानांतर है। फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ये बेसिक बातें था फ्रेंड्स। बेसिक बात अगर आपको आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को बनाने में किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेसिक चीज आपको जानना चाहिए। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? यहाँ से ढाल प्राप्त कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका अगर ढाल निकलते हैं ना, क्या करते हैं? इसका अगर ढाल निकलते हैं ना तो m1 के जगह पर क्या हो जाएगा? इसका ढाल हम क्या कर देते हैं? इसका ढाल को हम m1 बोल देते हैं, तो इसका ढाल क्या हो जाएगा? -a बट्टा b, -a और बट्टा b, b के जगह पर क्या होगा? -3 होगा। इसको हल करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? ये 2 होगा, यानी इसका ढाल मेरा 2 आ गया। इसका अगर ढाल निकालते हैं तो m2 बोल देंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? m2। और इसके लिए भी फॉर्मूला वही होगा -a बट्टा b, तो -a यानी क्या हो जाएगा? -2।
और बी के जगह पर क्या हो जाएगा, -1 होगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। अब आप जरा देखिए कि m1 और m2 एक दूसरे के बराबर है क्या, तो हम बोलेंगे ना कि ये दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे के समानांतर है। क्या है फ्रेंड्स, एक दूसरे के समानांतर है। पहला लाइन का ढाल निकालें 2 आया, दूसरा लाइन का अगर ढाल निकालते और -2 आता तो हम देखते ना कि क्या m1 और m2 का गुणनफल -1 हो रहा है क्या। अगर -1 होता तो हम क्या कर देते, बोलते कि एक दूसरे के लंब है। तो फ्रेंड्स ये आपका 2 था और एक दूसरे के बराबर है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लाइन एक दूसरे के क्या करेगा, समानांतर होगा।